everyone. Today we are going to start with the civil disobedience topic. That is our third topic. Yes, in our previous video we have done differing strands within the movement, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि टाउन्स में मूवमेंट कैसे चल रही थी, कि लोगों ने शहरों में इस मूवमेंट को किस तरह से समझा। गांव में मींस कंट्री साइड्स में दो कम्युनिटीज़ ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, पेजेंट्स, ट्राइबल्स। पेजेंट्स को बाबा रामचंद्र जी ने लीड किया, और ट्राइबल कम्युनिटी में हम लोगों ने डैम हिल्स वाली बात पढ़ी, राइट। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि स्वराज प्लांटेशन में लोगों ने किस तरह से समझा। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें बेसिकली ये था डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, कि लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे स्वराज को लेके, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय कोई बेस पॉलिसी नहीं दी थी कि इसके ऊपर ये मूवमेंट चल रही है। तो जिसकी वजह से लोगों ने जो अपने मन से समझ पाए तो उन्होंने वो समझा। लास्ट में हम लोगों ने चौरा चौरी मूवमेंट पढ़ा, दैट इज़ इन 1922। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt that movement was turning violent in many places, and satyagrahis need to be properly trained before they would be ready for the mass struggles. उनको लगा कि ना बहुत जगह पे ये वायलेंट हो रही है। उनको लगा था कि सत्याग्राहीस को, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको अच्छे से पहले ट्रेन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ताकि वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो पाए। जैसे कि एक बंदे से पूछा कि तुम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहता क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा टैक्स लगा रहे हैं, तो मैं वो टैक्स को कम करवाने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। दूसरे बंदे से पूछा तुम क्यों कर रहे हो, वो कहता भाई मैं तो बस साथ दे रहा हूँ, आई एम अ बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी जी, तो मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो जिसकी वजह से कोई एक बेस स्वराज का मीनिंग ही किसी को नहीं समझ में आ रहा था। हर कोई अपने अपने हिसाब से स्वराज को नोशन कर रहा था। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पहले इनको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ही मास स्ट्रगल के लिए ये रेडी हो पाएंगे। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in the elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. काफ़ी कांग्रेस लीडर ही ऐसे थे जो अब मास स्ट्रगल से थक चुके थे, और वो गवर्नमेंट के प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ताकि वो इलेक्शन में रह के, मतलब वो गवर्नमेंट में रह के कुछ रिफॉर्म्स की डिमांड कर सकें, जैसे कि वो ओपोजिशन पार्टी बन गए इस तरह से। जैसे यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी कोई काम करती है, वो अपोजिशन को पसंद नहीं आता, तो उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, कुछ चेंजेस की डिमांड करते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से करना चाहते थे। They felt that it was important to oppose British policies within the councils. उनको लगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को काउंसिल्स में रह के ही अपोज करना बेहतर है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है कुछ चेंजेस, and also demonstrate that these councils were not truly डेमोक्रेटिक। और ये भी वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि दीज काउंसिल्स आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, मतलब कि ये प्रॉपरली डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो जिसमें क्या हुआ, फिर CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने प्रेस्ड मोर रेडिकल्स फॉर द मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ज़्यादा मास एजिटेशन पे था और फुल इंडिपेंडेंस पे था, कि जितना ज़्यादा मास एजिटेशन मीन्स कि जितना ज़्यादा आप इकट्ठ होके प्रोटेस्ट करोगे, तो इस तरह से यू गाइज विल गेट इंडिपेंडेंस मच अर्लियर देन इन द काउंसिल पॉलिटिक्स। तो जिसकी वजह से उनको ये वाला तरीका सही लगता था। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, इंटरनल डिबेट हुई। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। अब इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय कांग्रेस सबसे पहले चल रही थी। तो इंटरनल डिबेट और डिसेंशन की वजह से
डिससेंशन का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, मतलब कोई लोग अग्री नहीं कर रहा है ना, तो जिसकी वजह से एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई शेप आई इन द लेट 1920s। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, 1926 से लेके 1930 तक एग्रीकल्चर प्राइजेस गिरने शुरू हो गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। तो जब डिमांड कम हो गई, डिमांड गिर गई और एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो peasants फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। ऑब्वियसली बहुत से जो पेजेंट्स थे, किसान थे, इन्होंने रेंट पे अपनी ज़मीन ली हुई थी, तो उनके लिए मुश्किल हो गया ये पे करना। तो उनका जो रेवेन्यू पे करना, बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। टर्मोइल मतलब एक सिचुएशन होती है दैट इज़ लाइक कि कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था, कंट्री साइड मतलब पेजेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। हम लोगों ने पीछे एक बात पढ़ी थी, आपको याद होएगा, जब महात्मा गांधी जी ने बोला कि देयर आर सम रिफॉर्म शुड बी देयर, है ना, वो इंडियन जो इन्होंने एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट एक्ट में, उसमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। तो जिसकी वजह से अब जो ब्रिटेन ने क्या किया, टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, उन्होंने एक कमीशन बनाई सर जॉन साइमन के अंडर। तो सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अब वो क्यों आ रही थी, क्योंकि वो जो हम लोगों ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसको चेक करने के लिए आ रही थी और कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए आ रही थी। कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी एक सोच सोची और उन्होंने बोला चलो सर जॉन साइमन के अंडर हम लोग जो आप इसमें चेंजेस हमें लगेंगे वो हम लोग कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी इस कमीशन में कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। हैव नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। अब सोचने वाली बात तो यहाँ आती है कि वो चेंजेस करने आ रहे हैं हमारे लिए, कि हम लोगों को जो इंडियंस को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो उनके द्वारा बनाया गया है, तो हम में से ही कोई इंडियन मेंबर उसमें नहीं है। तो ये तो गलत है ना कि दैट वाज फिर क्या हुआ देखो, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो आपको ये, आप लोगों ने भगत सिंह द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी में देखा होगा कि जब लाहौर में साइमन कमीशन सबसे पहले वो वहाँ से उतर रहे थे ट्रेन से, तो उन्होंने नारे लगाए साइमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से। तो ये वो वाला इंसिडेंट है 1928 में। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग participated in this demonstration, and in an effort to win them over, the Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of a dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. अब क्या है, अब ये जो साइमन गो बैक, जो मैंने बीच वाली आपको स्टोरी बताई कि लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए जो लॉर्ड अरविंद ने इसको शांत करने के लिए और ये सब कुछ सिचुएशन को संभालने के लिए, तो उन्होंने एक अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में, एक ऑफ़र दिया डोमिनियन स्टेटस का, और ये बोला कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑफ़र की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोग और हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। तो लेकिन कांग्रेस लीडर्स को ये सेटिस्फाई नहीं लगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. Assertive का मतलब क्या होता है, having or showing a confident and forceful personality। अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल, वो ज़्यादा, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो असर्टिव हो गए थे कि नहीं हम लोग तो इनकी बात मानेंगे ही नहीं, जो ये लॉर्ड अरविंद ने राउंड टेबल की बात बोली। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम within the framework of British dominion gradually lost their influence.
अब आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे तीन तरह के लोग थे कांग्रेस में, रेडिकल्स, लिबरल्स और मॉडरेट्स। अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस उन्होंने बताया कि जो रेडिकल्स लोग थे अब वो चाह रहे थे कि हम लोग अंग्रेज़ों के साथ कोई भी वो असर्टिव हुए हुए थे। उन्होंने बोला कि हम लोग अंग्रेज़ों के साथ कोई भी संधि करके नहीं चलेंगे, मीन्स उनके साथ मिलजुल के नहीं चलेंगे। लेकिन जो लिबरल्स थे और मॉडरेट्स थे वो ये कहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर रह के ही, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रह के ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फ्रेमवर्क किया जाए। लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो कि रेडिकल्स में आते थे उन्होंने इसको मना कर दिया था, राइट। तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो दिसंबर 1929, ये डेट को याद रखिए, लाहौर कांग्रेस में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो कांग्रेस ने ये फॉर्मलाइज डिमांड रखी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, मतलब हम लोगों को अंग्रेज़ ही नहीं चाहिए इंडिया में। तो ये उन्होंने डिक्लेयर किया। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 ऑफ जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहाँ पे लोगों को एक स्ट्रगल के लिए एक कसम खानी होएगी कि हम लोग अपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, हम कसम खाते हैं, प्लेज लेते हैं। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। अब सेलिब्रेशन में ज़्यादा लोग आए नहीं जितने होने चाहिए थे। तो सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। अब क्या है, जैसे मैं एक बात छोटी सी बताता हूँ। आपको पता है कि हमें छोटे होते सिखाया जाता था, जो तन लागे सो तन जाने। अब अगर किसी ने एक शू पहना है और उसको वो शू दर्द कर रहा है, उसके टाइट है, वो कोई और थोड़ा ही समझ सकता है। अब क्या है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग को रखते थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहते थे, उनमें तो ये अट्रैक्शन आई कि हम देश के लिए कुछ करें, हमारा देश आज़ाद हो रहा है। जिनका दाना पानी चल रहा है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बहुत से लोग कई बार हमें हमें देखने को मिलते हैं, अभी तक उनके अंदर वो फीलिंग आई नहीं होती देश के लिए। तो जिसकी वजह से वो लोगों ने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो महात्मा गांधी जी ने एक और दिमाग लगाया। वो कहते कि क्यों ना हम लोग इसको एक डेली लाइफ पे लेके आएँ, जिसमें सारे लोग ही अपनी पर्टिकुलर ज़रूरत के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकें। तो फिर उन्होंने शुरू किया द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है सॉल्ट सबकी ज़रूरत है। आज हर एक बंदे को नमक चाहिए, अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। तो उस समय क्या होता था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सॉल्ट की मोनोपोली रखी हुई थी, मतलब कि उनके अलावा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। ये उनका रूल था। तो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने भी नहीं देते थे और ख़ुद उसको बहुत हैवी टैक्स लगा के बेचते थे, जिसका मतलब कि खुद डबल प्रॉफिट कमाते थे, किसी और को कमाने नहीं देते थे, या कोई और किसी और को सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च के बारे में सोचा। अब इसको आगे पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। क्योंकि मैंने बोला ना, ये जो देशभक्ति वाली भावना जिसमें थी वो तो पहले से ही यूनाइट थे, लेकिन कॉमन लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। तो दैट्स वाई महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ सिंबल लिया। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. उन्होंने 11 डिमांड्स लिख के वाइसरॉय अरविन को एक लेटर भेजी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। कुछ जनरल इंटरेस्ट थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी जो इंडस्ट्रीज से लेके किसानों के पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेके थी। तो उन्होंने वो 11 डिमांड्स लिख के भेजी। तो जिसमें द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल द क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. अब उन्होंने 11 डिमांड्स ऐसी देख ली जिसमें हर लोग ही इंक्लूड होते थे,
हर एक बंदे का वो कॉमन इशू था, तो जिसकी वजह से वो भी अपने इशू के लिए आ जाए। चलो वो देश के उसके अंदर अगर नेशनलिज्म की भावना कम है तो एटलीस्ट उसके लिए अपने फैमिली को लेके तो फीलिंग्स है, तो वो उसके लिए ही आ जाए, अ काइंड ऑफ दैट। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, सो दैट हर एक बंदा इस यूनाइटेड कैंपेन में आ जाए। द मोस्ट चरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। पहली उनकी डिमांड थी कि आप ना इसको जो सबसे ज़्यादा स्टर करने वाली थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा मेन थी, हिला देने वाली थी, वो थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। सबसे ज़्यादा मेन असेंशियल आइटम थी, खाना सॉल्ट के बिना नहीं बन सकता। रिच भी कंज्यूम करते हैं, पुअर भी कंज्यूम करते हैं। द सॉल्ट ऑन टैक्स, आई एम सो सॉरी, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब क्या है, क्योंकि ये सॉल्ट के टैक्स को लेके और गवर्नमेंट की मोनोपोली को लेके, मैंने आपको मोनोपोली का मतलब पहले ही समझा दिया था कि वो अकेले गवर्नमेंट ही इसको बना सकते हैं, ये उनकी मोनोपोली है, कोई और बंदा इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकता सॉल्ट को। तो इसको जब महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया तो उन्होंने ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस रिवील किया, मतलब सामने लेके आए। तो महात्मा गांधी जी की लेटर क्या थी, एक तरह का अल्टीमेटम था। हम लोगों ने जो एक बोल देते हैं, जब अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, फिर हम ये कर देंगे, तो इस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देगी। पहले हम लोग सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन के बारे में बात करते हैं, और हम लोग बोलते हैं ही इज़ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, तो मतलब वो बड़ा कहना मानने वाला है। डिसोबीडियंट का मतलब जो कहना मानने वाला ना हो, राइट। सिविल डिसोबीडियंस, सिविल में आ गया तो मीन्स इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द पीपल। तो हर एक बंदे को मेन जो नाम से स्टेट हो रहा है कि वो क्या करे, वो उनका कहना नहीं मानेंगे और जो लॉ उन्होंने बनाए हैं उनको तोड़ेंगे। तो अब देखते हैं। अरविंद वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब उन्होंने तो अल्टीमेटम भेजा था, भाई 11 मार्च तक हमारी ये डिमांड्स फुलफिल कर दे, जो 11 डिमांड्स उन्होंने भेजी थी, तो नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो लेकिन अरविंद, तो लॉर्ड अरविंद जो था उसके तो मन में था ही नहीं कि वो नेगोशिएट करे या कोई बात करे। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने 11 मार्च तक तो वेट किया। उसके बाद में दे हैव स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च, अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। 78 लोगों के साथ उन्होंने अपनी एक मार्च शुरू किया, जो सॉल्ट मार्च था। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, मतलब 240 मील की ये मार्च थी, फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। दांडी में एक, मतलब कि गुजरात के कोस्टल टाउन, कोस्टल का मतलब होता है घाट, या समुंदर के घाट पे। ऑब्वियसली समुंदर के पानी को ही बॉयल करके वो सॉल्ट बनाएंगे ना, कि वो पानी, खारा पानी जिसको नमकीन पानी बोल देते हैं, वो नमकीन पानी को जब बॉयल करेंगे, वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉल्ट, वी हैव रेड दिस इन साइंस। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, अबाउट 10 मील्स अ डे, अराउंड 10 मील एक दिन में वो चले। Thousands came to hear Mahatma Gandhi whenever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. वो जहाँ पे भी रुकते थे वो यही बोलते थे, वो उनको स्वराज के बारे में बताते थे और उनको ये बोलते थे कि हम लोगों ने डिफाई तो करना है ब्रिटिश को, लेकिन पीसफुली करना है। महात्मा गांधी जी का की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिव ये था, दे डू नॉट वॉन्ट वायलेंस। वो कभी भी वायलेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, मतलब लड़ाई झगड़े के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। अब वो कौन सी डेट को चले थे, थोड़ा याद करो। ये देखो 11 मार्च को बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो कहते हैं कि वो 6 अप्रैल को अराउंड 24 दिन के बाद वो वहाँ से 24 दिन के बाद वो वहाँ पे पहुँच गए दांडी में। कहाँ से चले थे? साबरमती से।
जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, वहाँ से चले और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक पहुँच गए। तो उन्होंने सेरेमोनियली, मतलब एक सेरेमनी के साथ उन्होंने लॉ को वायलेट किया, मतलब कि उन्होंने लॉ को तोड़ा। लॉ क्या था कि आप कभी आप अपने आप से सॉल्ट नहीं बना सकते हो, ये कानून का लॉ था, सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, क्योंकि उनकी इस पे मोनोपोली थी। तो उन्होंने इस लॉ को तोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट बनाया, और उन्होंने इस लॉ को वायलेट किया। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इससे क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट क्यों थी। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रेफ्यूज कॉपरेशन with the British as they had done in 1921 1922। जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी उसमें यही बोला गया था ना कि वो क्या करें कि कॉपरेशन ना करें, बट इसमें क्या, नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ द कॉपरेशन बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। अब इसमें उन्होंने बोला कि आप उनके जो कॉलोनियल लॉज बनाए हुए हैं उनको भी तोड़ो, कि आप इस खेत से बाहर नहीं जा सकते, ये कॉलोनियल रूल है। आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो, ये कॉलोनियल रूल है। तो उन्होंने ये कॉलोनियल रूल को तोड़ने के बारे में बताया। थाउजेंड्स इन डिफरेंट parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories। उन्होंने रूल को तोड़ा, सॉल्ट बनाया, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री के आगे प्रोटेस्ट भी किया। As the movement spread, foreign cloth was boycotted, liquor shops were picketed। पिकेटेड का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि बंद कर देते हैं और सामने प्रोटेस्ट पे बैठ जाते कि खोलने नहीं देंगे। तो दिस वॉज पिकेटेड। पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। तो पेजेंट्स ने चौकीदारी टैक्सेस और रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत से एरिया में फॉरेस्ट पीपल ने भी फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया, जिसमें क्या था कि आप फॉरेस्ट में, रिज़र्व फॉरेस्ट है, आप उसमें जा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने उस लॉ को तोड़ा और अपने कैटल्स को वहाँ ग्रेज भी करवाया। ठीक है। तो वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टेड द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। अब उन्होंने कहा कि ये तो ख़राब हो रहा है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। बहुत से एरिया में वायलेंट क्लैशेज आई, जो महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। पहले ही बताया गया था कि गांधी जी कभी भी वायलेंस नहीं चाहते हैं। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930। अब्दुल गाफर खान जब अरेस्ट हुआ, ये एक बड़ा अच्छा डिवाउट डिसिपल था, ये उनका एक शागिर्द था। जब ये अरेस्ट हुआ तो एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स का मतलब जिसमें उनकी जो पुलिस वैन होती है, जिसके ऊपर उन्होंने बंदूक लगाई होती है, गन लगाई होती है, तो एंड पुलिस फायरिंग। अब पेशावर में की गलियों में उन्होंने पुलिस की फायरिंग को फेस किया, बहुत से लोग मारे गए। एक महीने के बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट। जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट के ऊपर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, लॉ कोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो भी स्ट्रक्चर ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, उस पर अटैक कर दिया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट डर गई थी, लेकिन उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन मतलब कि लाठी चार्ज करके या फायरिंग करके इस तरह से इसका जवाब दिया। पीसफुल सत्याग्राहीज वर अटैक्ड। जब जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे उन पे अटैक किया गया, वुमेन और चिल्ड्रन को पीटा गया, और अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। कॉल ऑफ मतलब वापस ले लेना। कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद अरविंद ऑन 5 मार्च 1931। अब 1 साल तकरीबन इसमें बीत चुका है। 1930 की 11 मार्च को उन्होंने उसको बोला था, अल्टीमेटम था कि हम लोग नहीं तो ये कैंपेन शुरू कर देंगे। 6 अप्रैल को वो वहाँ पे पहुँच गए थे। तो अब 6 अप्रैल के बाद अभी तक देखिए 5 मार्च आ गया, यही चल रहा था जो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में पढ़ा। तो फिर महात्मा गांधी जी ने उसके साथ अरविंद के साथ एक पैक्ट में आने के बारे में बात की। और क्योंकि पहले महात्मा गांधी जी ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया था ना, कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं थी, लॉर्ड अरविंद ने पहले बोला था। तो फिर क्या हुआ, बाय दिस गांधी अरविंद पैक्ट
Gandhi ji consented to participate in round table conference. द कांग्रेस had boycotted द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया था। अब ये कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और गांधी जी ने कंसेंट दिया कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने बंदी बनाया था, जेल में डाला था, उनको रिलीज़ करने के बारे में एक पैक्ट हो गया कि आप, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ की और उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया। In December 1931, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। मैं आपको कोई चीज़ थोड़ा नोटिस में लेके आना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 5 मार्च की बात कर रहे हैं, 5 मार्च, और ये दिसंबर 1931 की बात कर रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा याद ये रखिए कि ये एक एक दिन का ही इंसिडेंट नहीं है, हालांकि हम लोग एक एक लाइन में बात कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 8-8, 9-9 महीने, एक एक साल लग गया है, राइट। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिए। इन दिसंबर 1931, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। जो भी उन्होंने 11 बातें लिखी थी वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे, तो नेगोशिएशन तो हो नहीं पाई, तो फिर उनको खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट ने अलग नए तरीके का कोई रिप्रेशन सोचा है। गाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, ये दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल ही डिक्लेयर कर दिया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट्स। बहुत से मेजर्स लिए गए ताकि वो इम्पोज किए गए, थोपे गए, ताकि वो मीटिंग्स को, डेमोन्स्ट्रेशन को और बायकॉट को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जी ने, व्हाट इज दिस एप्रीहेंशन, एन एग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। अब महात्मा गांधी जी को ये लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो विद द ग्रेट एप्रीहेंशन, उस डर के साथ महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा रीलॉन्च किया। तो फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कॉन्टीन्यूड। अब तकरीबन 1 साल तक ये मूवमेंट चली, लेकिन 1934 तक जाके ये, इसने अपना मोमेंटम खो दिया। इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, मतलब ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। अब ये क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, अभी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसका थोड़ा सा हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो महात्मा गांधी जी ने जो साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा है ना, महात्मा गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई उसके बारे में पढ़ा, सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा, लॉर्ड अर्विन पैक्ट के बारे में पढ़ा है ना, जो महात्मा गांधी जी ने पहले उसकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मना कर दी थी और उसके बाद में दोबारा, क्योंकि कुछ 1 लाख जो प्रिजनर्स थे उनको भी तो रिलीज़ करवाना था, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको हाँ बोला। तो देखते हैं फिर अगले वीडियो में कि पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।